Hello, students. Hope you all are good and fine. As I have already discussed you that I will complete political science and international relation course within 80 days. So without wasting any time, let's initiate. So we are discussing Western political thought, and I have already uh, completed some few videos on Karl Marx and all the Western political thinkers. So आज हम पढ़ेंगे ग्रामसी को. So today we will study Gramsci. So without wasting any time, let's initiate. तो ये ग्रामसी है, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में इनका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है और इनको हम मार्क्सिस्ट थिंकर भी बोलते हैं. तो मैं एक छोटी सी स्टोरी बता दूंगा जिसके कारण आगे आगे आप पूरा समझ लोगे इनका क्या क्या रेलेवेंस है पॉलिटिकल साइंस में. तो ये इन्होंने इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के ऊपर बताया हुआ है. ये इन्होंने हेजिमनी के बारे में बताया, सिविल सोसाइटी के बारे में बताया, फैसिज्म के बारे में बताया हुआ है और इन्होंने वॉर ऑफ मैनोवर बताया, वॉर ऑफ पोजीशन के बारे में. तो ये अब हम इनको आगे आगे पूरा डिस्कस कर लेंगे. मैं आपको हर एक टर्म्स कंडीशंस पूरी क्लियर कट समझा दूंगा. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. तो जैसे ग्रामसी है, ये इटली के मार्क्सिस्ट थिंकर है, ठीक है. तो अब सबसे पहले जो भी टर्म आएगी हम उसको वो करते जाएंगे, ब्रेक डाउन करते जाएंगे और समझते जाएंगे, ठीक है. अब मार्क्सिस्ट थिंकर कौन थे? जो मार्क्सिस्ट थिंकर थे वो क्या करते थे, मतलब कि जो कार्ल मार्क्स है और फ्रेडरिक ईगल है, इनके जो फिलॉसफी है उनके ऊपर चलते थे, ठीक है. अब जो ये आ जाता है कार्ल मार्क्स की फ़िलासफ़ी पे, जो फ्रेडरिक ईगल है उनकी फ़िलासफ़ी पे चलते थे. फिर इनके बाद ऑर्थोडॉक्स, ये वर्ड भी समझ लेना थोड़ा. ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म क्या मतलब हुआ? ऑर्थोडॉक्स, ठीक है. ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म ये आ जाता है, ये कार्ल मार्क्स के मरने के बाद जो मार्क्सिस्ट थॉट एमर्ज हुआ ना आफ्टर द डेथ ऑफ कार्ल मार्क्स, तो ये थॉट था, ठीक है. अब जैसे ऑर्थोडॉक्स है, रेडिकल है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? रेडिकल आ जाता है ऑर्थोडॉक्स और रेडिकल. ऑर्थोडॉक्स का मतलब आ जाता है कि ये लॉयल रहेंगे, ठीक है, टू द ओरिजिनल और द ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन. और वो जो रेडिकल है वो चेंज रहेंगे, वो लॉयल नहीं रहेंगे. बस यही फ़र्क है ऑर्थोडॉक्स और रेडिकल में. दोबारा मैं समझा देता हूँ एक बार. ऑर्थोडॉक्स का मतलब आ जाता है कि ये लॉयल रहेंगे, ठीक है, जो भी ट्रेडिशनल और ओरिजिनल और ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन, जो भी ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन हम बोलेंगे चेंज होगा, ये उसके प्रति लॉयल रहेंगे. ये बोलेंगे जो कार्ल मार्क्स ने दिया है वो जो चल रहा है वही सही है, उसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स. और रेडिकल हो जाते हैं कि वो चेंज बोलते हैं, कि कहते हैं कि सोसाइटी में चेंज लाना है, चाहे पुराना हो चाहे नया हो. तो अब आगे हम समझते हैं. इन्होंने एम्फसाइज ऑन इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म. और इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म क्या है, ठीक है. और ये आ जाता है प्रोलिटरेट रेवोल्यूशन, ठीक है. ये टर्मिनोलॉजी है सारी. ग्रामसी इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी, कल्चर और कॉन्सेंट मेकिंग थ्योरी ऑफ फ्लेक्सिबल एंड एंड्योरिंग. तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म समझेंगे, फिर प्रोलिटरेट रेवोल्यूशन समझेंगे. तो सबसे पहले इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म क्या है, फिर उसके बाद प्रोलिटरेट रेवोल्यूशन. इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म आ जाता है. डिटर्मिनिज्म क्या है? एवरीथिंग, कुछ भी हो रहा है दैट इज़ हैपन इन द यूनिवर्स दैट इज़ प्री डेस्टिन्ड, कि मतलब भगवान ने पहले से ही वो तय कर दिया है. जो भी कुछ हो रहा है, डिटर्मिनिज्म का मतलब आ जाता है प्री डेस्टिन्ड. ठीक है. और उसके बाद इनएविटेबली प्रोलिटरेट रेवोल्यूशन. तो कार्ल मार्क्स ने बताया था दो क्लासेस है, एक आ जाती है बुर्जुआसी और एक आ जाती है प्रोलिटरेट. ये है जो इनके ऊपर राज कर रही होती है. ये वर्कर्स आ जाते हैं, प्रोलिटरेट को हम बोलते हैं वर्कर्स, और वो आ जाते हैं कैपिटलिस्ट, और इनको बोल देते हैं कैपिटलिस्ट, जो कंट्रोल कर रही है. तो ये आपने समझ लिया. और इन्होंने प्रिजन नोटबुक दी थी. प्रिजन नोटबुक में इन्होंने बताया हुआ है पावर, हेजेमनी, सिविल सोसाइटी का क्या मतलब है, पावर का क्या मतलब है, हेजेमनी का क्या मतलब है और सिविल सोसाइटी का क्या मतलब है. पावर आ जाती है अथॉरिटी टू कंट्रोल,
अगर पावर डिवाइड करनी है, सपोज पावर ए और बी, ये दो बंदे हैं, ठीक है। और सपोज एक आइडल स्टेट बना लो, आइडल स्टेट में यहाँ समझाता हूँ, एक आइडल स्टेट में ए और बी ये दो है, एक यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग हैं और एक एप्पल है, एक एप्पल है। अब जो पावरफुल होगा ना इन दोनों में से, क्योंकि रिसोर्स सिर्फ एक ही है, ये रिसोर्स है और एक रिसोर्स है और दो लोग हैं, सो ये एक आइडल सोसाइटी मान लो, ठीक है। और जो पावरफुल होगा वही रिसोर्स को ले पाएगा। तो ये एक मैंने आपको समझा दिया पावर का क्या कॉन्सेप्ट है। हेजेमनी क्या होता है? हेजेमनी आ जाता है द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री डोमिनेंस, ठीक है। हेजेमनी आ जाता है एक टाइप का डोमिनेंस, हेजेमनी एक टाइप का आता है डोमिनेंस, ठीक है। और कंट्रोल मतलब कि डोमिनेंस, कंट्रोल ऑफ वन स्टेट ओवर अदर, ठीक है। डोमिनेंस, कंट्रोल ऑफ वन स्टेट ओवर अदर, तो इसका मतलब आ जाता है कंट्रोल, ठीक है। सिविल सोसाइटी क्या है? ये टर्म समझते जाओगे तो आप पूरा रिलेट कर जाओगे ग्रामसी में। सिविल सोसाइटी क्या है? सिविल सोसाइटी मतलब कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आती है, एक सोशल स्फीयर मान लो इसको, स्फीयर ऑफ सोशल लाइफ आउटसाइड द स्टेट, ठीक है। एक स्टेट मतलब कि जिसमें अथॉरिटी है, ठीक है, इसको गवर्न कर रही है स्टेट को, ठीक है। ये डिफरेंट स्टेट की विंग्स आ जाती है, ये स्टेट चल रही है, ये स्टेट मान लो, ठीक है। तो अब आउटसाइड द स्टेट ये आ जाती है सिविल सोसाइटी, एनजीओ ले लो, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स ले लो, समझ गए। सिविल सोसाइटी टर्मिनोलॉजीज पे फोकस करना है। अब कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रामसी थॉट, ठीक है। अब ग्रामसी का हम थोड़ा सा विचारधारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो वही उनका राइज, जब फैसिज्म हो रहा था ना इटली अंडर मेसोलिनी, तो फैसिज्म का काफ़ी ज़्यादा उन पर दबाव था। फैसिज्म क्या आ जाता है? ये एक डिक्टेटर लीडर आ जाता है, सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेसी टाइप, ठीक है। मटेरियली इसमें आ जाता है मटेरियलिज्म, मतलब मिलिट्री के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है, उसको बोलते हैं फैसिज्म, ठीक है। और उसमें बताया हुआ है ये बॉल्शेविक रेवोल्यूशन इन रसिया, और उस टाइम पे ये बॉल्शेविक रेवोल्यूशन चल रहा था रशिया में, जिसमें लेफ्टिस्ट रेवोल्यूशनरी लेड बाय बॉल्शेविक्स पार्टी, लीडर कौन थे? इसमें लीडर थे लेनिन, व्लादिमीर लेनिन लॉन्च द नियरली, और ये इसने ब्लडलेस कैंप्स लॉन्च किए थे उस टाइम पे। लेनिन जो था एक उस टाइम पे लीडर था, इनका पूरा नाम है व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। तो और अब हम सब आगे समझेंगे ग्रामसी का जो मतलब रेवोल्यूशन था, उन्होंने रेवोल्यूशन के बारे में क्या बताया हुआ है कि रेवोल्यूशन फेल्ड इन्वेस्ट, ठीक है ना, एक्सेप्ट रशिया का उन्होंने वो नहीं लिया था। कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी, और हेजेमनी का क्या मतलब होता है? हेजेमनी मैंने बता दिया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री डोमिनेंस और कंट्रोल ऑफ वन स्टेट ओवर अदर। तो वैसे ही इन्होंने बताया हुआ है ग्रामसी ने कि हेजेमनी का क्या है। हेजेमनी, ग्रामसी थ्योरी इज हेजेमनी, उन्होंने बताया हुआ है अनलाइक simple coercion, hegemony is the capacity of the ruling class to secure constant to subordinate class through the culture and ideological leadership। और उन्होंने बताया कि कैसे हेजेमनी मतलब हो जाती है, अब सुनते जाना। हेजेमनी ये है कि कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है? कल्चर से, ठीक है, कल्चर और आइडियोलॉजिकल लीडरशिप से, ठीक है। एग्जाम्पल मैं देके समझाता हूँ। जैसे सपोज, जैसे पंजाब बोलता है कि ये हमारा पंजाबियों का स्टेट है पंजाबी, और खालिस्तान लाना है हमें, तो वैसे ही वो रिप्रेजेंट करती है कि खालिस्तान में सिर्फ पंजाबियों का कल्चर रिप्रेजेंट होगा। तो कैसे कंट्रोल कर रही है वो, ये एक एग्जांपल दी है मैंने। और जैसे कश्मीरियों को कश्मीर चाहिए, तो दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल, ठीक है। ग्रामसी आर्ग्यूड दैट बुर्जुआसी कौन है? जो ये कैपिटलिस्ट है, ये कंट्रोल कर रहे हैं प्रोलेटरेट्स को। सस्टेन द, उन्होंने बोला डोमिनेंस बाय अबेडिंग द वैल्यूज इनटू इंस्टीट्यूशन सच एज
एजुकेशन, इन्होंने बोला ये देखो वैल्यूज़ इंटू, इन्होंने बोला शिक्षा, मीडिया, धर्म और फैमिली, इनके द्वारा हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये 3-4 एलिमेंट्स हैं जिनको कंट्रोल करती है तो हम पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर देंगे। दिस कल्चर लीडरशिप इंश्योर दैट वर्किंग क्लास सी द एग्जिस्टिंग ऑर्डर एज नेचुरल एंड लेजिटिमेट, लेजिटिमेट आ जाता है अथॉरिटी टू कंट्रोल। फॉर ग्रामसी ओवर थ्रोइंग कैपिटलिज्म रिक्वायर्ड नॉट जस्ट इकोनॉमिक स्ट्रगल बट ऑल्सो कल्चरल स्ट्रगल टू चैलेंज बोर्जुआसी हेजमनी। अब इन्होंने बोला कि अगर बोर्जुआसी की जो हेजमनी है, बोर्जुआसी मतलब कैपिटलिस्ट, इनकी जो हेजमनी बनी हुई है, अगर इनको चैलेंज करना है तो कल्चरल इकोनॉमिक स्ट्रगल तो है ही है, साथ साथ में ये कल्चरल स्ट्रगल भी है। ठीक है, अब फिर उन्होंने बताया कि स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, सिविल सोसाइटी एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे ताकि टर्मिनोलॉजी कम अच्छे से क्लियर हो जाए। टर्मिनोलॉजी कम क्लियर हो गई ना तो कॉन्सेप्ट समझने से कोई नहीं रोक सकता है। कॉन्सेप्ट समझ लिया, यू कैन ऑल्सो राइट, बहुत अच्छे से आप ऐसे में भी ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो राइट इन योर आंसर्स, GS 2 के आंसर में भी आप लिख सकते हो, जिसमें प्रेशर ग्रुप्स वहाँ पे आ जाती है, NGO, डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज आ जाती है, रोल ऑफ NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज़। ये जो GS 2 का सिलेबस है इसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ग्रामसी के कॉन्सेप्ट को। तो टर्मिनोलॉजी पे फोकस करो। जैसे ग्रामसी डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉलिटिकल सोसाइटी एंड सिविल सोसाइटी, और उन्होंने पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी पे डिस्टिंग्विश किया हुआ है। उन्होंने बताया कि जो पॉलिटिकल सोसाइटी है वो कैसे डिस्टिंग्विश है। उन्होंने बोला कोर्सिव इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, लॉ, पुलिस, मिलिट्री। ठीक है, ये एक कोर्सिव मतलब कि फोर्सफुल, कोर्सिव मतलब कि आप फोर्स यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इंक्लूडिंग थ्रेट टू यूज़ फोर्स अगेंस्ट द पार्टी। ठीक है, और दैट इंश्योर। और सिविल सोसाइटी कंप्लेन जैसे स्कूल, चर्च, मीडिया। ठीक है, ये इन्होंने बोला कि इसको डिस्टिंग्विश कर दो। स्टेट जो आ जाती है जिसमें लॉ, पुलिस और मिलिट्री। वहीं उन्होंने बोला कि सिविल सोसाइटी है उसमें क्या है, स्कूल है, चर्च है, मीडिया है। ठीक है, ये सारे फैक्टर है जो रोल प्ले करती है हेजेमनी डेवलप करने में। फिर उन्होंने बताया कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, सिविल सोसाइटी एक्ट एज बफर प्रोटेक्टिंग द स्टेट फ्रॉम डायरेक्ट रेवोल्यूशनरी अटैक। तो ये काम जो सिविल सोसाइटी है ना, ये तख्ता पलट करने से, डायरेक्ट रेवोल्यूशनरी का जो थॉट है, रेवोल्यूशनरी का जो ओपिनियन है कि अटैक करने से बचाती है, ये जो आ जाती है सिविल सोसाइटी। ऐसा किसका मानना था, ग्रामसी का मानना था। फिर उन्होंने बताया हुआ है कि ग्रामसी एम्फसाइज दैट रेवोल्यूशन इन वेस्ट वुड नॉट रिजेंबल द रशियन मॉडल। फिर उन्होंने बताया कि मैन ऑफ मैनओवर बट अदर मैन ऑफ पोजीशन। कैसे मैन ऑफ मैनओवर मैन ऑफ पोजीशन में कन्वर्ट हो जाती है, अभी हम ये कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। मैन ऑफ मैनओवर को क्या बोलते हैं और मैन ऑफ पोजीशन को, और ये इसको मैन ऑफ पोजीशन को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्ट्रगल। ठीक है, टर्मिनोलॉजी को समझो, इनडायरेक्ट स्ट्रगल और मैन ऑफ, इनको डायरेक्ट असॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट असॉल्ट एक बार मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। मैन ऑफ पोजीशन को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्ट्रगल। ठीक है, कि इनडायरेक्ट स्ट्रगल जो दिखाई नहीं दे रहा बट स्ट्रगल इज स्टिल गोइंग ऑन, वो आगे मैं पूरा समझाऊंगा। और वॉर ऑफ मैनओवर को हम बोलते हैं डायरेक्ट असॉल्ट। ठीक है, और अब इसमें क्या बोला है इन्होंने बोला कि ये हमें रशिया को देखने को मिला। वॉर ऑफ मैनओवर वेयर द वीक, इन्होंने बताया कि वीक टेररिस्ट स्टेट्स कोलैप्स क्विकली अंडर डायरेक्ट रेवोल्यूशनरी प्रेशर। जो रशिया में देखने को मिला कि जो वीक स्टेट्स है वो कोलैप्स कर जाती है अंडर द डायरेक्ट रेवोल्यूशनरी प्रेशर। कैसे कर जाती है कोलैप्स, तो उन्होंने बताया होगा कि जैसे वॉर ऑफ पोजीशन है ना, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है फॉर बिल्डिंग हेजेमनी, वाइल सिविल सोसाइटी, स्कूल, चर्च, मीडिया ये इनका टूल है। वॉर ऑफ पोजीशन है ना, ये जो
वॉर ऑफ पोजीशन को समझते जाना। इसका जो टूल है, इसके टूल आ जाती है स्कूल, चर्च, ठीक है, मीडिया, ठीक है, ट्रेड यूनियन, कल्चर, ये टाइम लेंगे। और वॉर ऑफ मैन ओवर है, ये एकदम डायरेक्टली तुम कर सकते हो। मिलिट्री स्ट्रेटजी आ जाता है, फ्रंटल अटैक ऑन द एनिमी, तो ये अब तुम डायरेक्ट अटैक कर सकते हो। तो उन्होंने बताया वॉर ऑफ मैन ओवर रशिया में देखने को मिला, वेयर द वीक ट्रेसरीड स्टेट्स कोलैब क्विकली अंडर डायरेक्ट रेवोल्यूशनरी प्रेशर, और वो एकदम से कोलैब कर गई। अब ये आ जाता है जो अब हम ये टर्म समझेंगे, ये कौन सी स्टेट होती है। ट्रेसरिस्ट ऑटोक्रेसी, और फिर इसमें बताया हुआ है वॉज एन ऑटोक्रेसी, अ फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की इन विच ग्रैंड डाइची ऑफ मॉस्को। तो इन्होंने बताया हुआ है कि ये एक टाइप की ऑटोक्रेसी आ जाती है। फिर इन्होंने आगे बताया वॉर ऑफ पोजीशन के बारे में, कि वॉर ऑफ पोजीशन क्या आ जाता है, जिसमें धीरे धीरे रोल प्ले करती है। फिर रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल, फिर ग्रामसी ने बताया कि रेवोल्यूशन के लिए ये दो बता दी। फिर उन्होंने बोला कैपिटलिस्ट सोसाइटी रेवोल्यूशन रिक्वायर्ड अ प्रोटेक्टेड आइडियोलॉजिकल एंड कल्चरल स्ट्रगल टू डिस्प्लेस बोर्जुआसी हेजेमनी। तो जो इन्होंने बताया कैपिटलिस्ट है, बोर्जुआसी है जो टोटल कंट्रोल कर रहे हैं, इनकी हेजेमनी बनी है, उसको रिप्लेस करने के लिए रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। रेवोल्यूशन। फिर उन्होंने बताया रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ग्रामसी गिव सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस टू द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल इन शेपिंग आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजी को शेप करने के लिए रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल का क्या रोल है। ही डिस्टिंग्विश बिटवीन, और उन्होंने डिस्टिंग्विश बिटवीन कर दिया ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स और ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल और ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, दो कर दिए, पहला ट्रेडिशनल और दूसरा था ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। तो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल कौन से आ जाते हैं, हु सी देमसेल्व एज ऑटोनोमस, ठीक है, जैसे टीचर, पब्लिशिस्ट और राइटर, ये पुराने ट्रेड। और नए कौन से आ जाती है, हु इमर्ज एज आर्टिकुलेटेड एक्सपीरियंस ऑफ पर्टिकुलर क्लासेस। और इन्होंने बताया कि ये जो है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स है, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रही है प्रोलिटरेट क्लास से, ठीक है। प्रोलिटरेट क्लास कौन सी है, वर्कर क्लास, ठीक है, वर्कर क्लास है। इसके अंदर से कौन से आ रहे हैं, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। और इन्होंने बोला है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल मर्जी आर्टिकुलेट द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर क्लासेस स्पेशली द वर्किंग क्लास। और इन्होंने बोला कि अगर जब तक इसके अंदर से आएंगे ना, वर्किंग क्लास के अंदर से इंटेलेक्चुअल्स आएंगे ना ऑर्गेनिक, तो सोशल चेंज होगा, ना कि ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स का जो पहले से टीचर है वो नहीं। वर्किंग क्लास के अंदर से अगर जो काम कर रहे हैं लोग, जो वर्कर वर्ग है, उनके अंदर से अगर इंटेलेक्चुअल्स निकलेंगे ना, तो सोशल चेंज आएगा। उसको बोलते हैं काउंटर हेजेमनी, और उसका नाम दिया है ग्रामसी ने काउंटर हेजेमनी। टर्म्स को समझो, टर्म्स, हेजेमनी क्या, टोटल कंट्रोल। काउंटर हेजेमनी का क्या आ जाता है कि काउंटर कर दिया, वो जो हेजेमनी कंट्रोल चल रहा था उसको काउंटर करके अब किसका कंट्रोल आया है, उसको बोलते हैं काउंटर हेजेमनी। अब है पैसिव रेवोल्यूशन। अब पैसिव रेवोल्यूशन का क्या है, तो टर्मिनोलॉजी को समझो, ठीक है। पैसिव रेवोल्यूशन डिस्क्राइब इन द रूलिंग क्लास, ठीक है। अब ये रूलिंग क्लास में इसको डिस्क्राइब किया था कि ग्रामसी ने क्या बोला था, ग्रामसी ने बोला था कि सिलेक्टिव रिफॉर्म्स टू एकोमोडेट और न्यूट्रलाइज द डिमांड ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास। उन्होंने बोला कि ये जो पैसिव रेवोल्यूशन है, जो बुर्जुआसी क्लास है, वो क्या करती है, एज अ टूल यूज़ करती है। क्या करेगी, जैसे ही जो वर्किंग क्लास है, अगर वो बोलेगी कि मेरी तनख्वाह कम है, मेरी सैलरी कम है, या मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है, या कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो ये क्या करती है, उसको सिक्योर कर देते हैं, उसको सोशल सिक्योरिटी दिला देती है, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी। जैसे कि वेज बढ़ा देंगे, उसकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा देंगे, ठीक है, मिनिमम वेज दे देंगे उसको, और अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, ठीक है। और क्या कर देंगे, सोशल सिक्योरिटी दे देंगे, ठीक है, और थोड़ा बहुत लालच दे देंगे जॉब वॉब का, तो तुम्हारी सैलरी बढ़ जाए, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, ताकि वो रिवोल्ट नहीं कर सकें। तो ग्रामसी बोला कि यूज़ दिस टर्म टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रूलिंग क्लास। जो रूलिंग क्लास है, इंट्रोड्यूस लिमिटेड रिफॉर्म्स, ठीक है, फॉर
ऑब्जर्व एंड न्यूट्रलाइज द डिमांड ऑफ सबल्टर क्लास। और जो सबल्टर क्लास है, ये वर्किंग क्लास, जो इनकी डिमांड है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये तनख्वाह बढ़ा देंगे, सोशल सिक्योरिटी और थोड़े वादे वगैरह कर देते हैं, ताकि इनका जो ध्यान है वो काम पे लगा रहे और अपने ऊपर जो रिफॉर्म लाने का है उन वो माइंडसेट चेंज हो जाए। उसको बोलते हैं वेलफेयर मेजर। एग्जांपल दिया कि वेलफेयर मेजर इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी ऑफन स्टेबलाइज द सिस्टम बाय एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस विदाउट अल्टरिंग द स्ट्रक्चर। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वही है उस फॉर्म में। रेलेवेंस ऑफ ग्रामसी। अब ग्रामसी का क्या क्या रेलेवेंस है, तो मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें, इनकी टर्मिनोलॉजी, सारी टर्म्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। तो अब आप इसका आंसर भी लिख सकते हो। हेजेमनी लिख देना, काउंटर हेजेमनी आंसर में यूज़ कर देना। फिर मैनओवर का क्या रोल है, रोल ऑफ मैनओवर। फिर आ जाता है वॉर ऑफ पोजीशन, इंडायरेक्ट स्ट्रगल, डायरेक्ट असॉल्ट, और रेवोल्यूशन कैसे आएगा, ये पूरा सारा अच्छे से यूज़ कर लेना। सोशल साइंस में क्या क्या है इनका, हेजेमनी। सोशियोलॉजी में क्या है, ठीक है ना। इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे है, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और सोशल मूवमेंट, ठीक है। फिर ये एथिक्स फॉर GS2 में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। GS2 में NGO वगैरह में है, NGO सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरियस ग्रुप्स आ जाती है। गवर्नेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, गुड गवर्नेंस। तो डिपेंड अपॉन यूर वे ऑफ थिंकिंग एंड यूर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यूर writing skills also, कि how you are representing your thought on paper, so that will give you a more edge। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट सारे आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट। तो ये क्रिटिसिज्म एक बार थोड़ा देख लेते हैं इनका। क्रिटिसिज्म में ग्रामसी को वही है, अंडर एस्टिमेट कर दिया है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने बता दिया था कोअर्जन कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। तो स्टेट के बारे में इन्होंने बता दिया कि कोअर्जन क्या आता है। कोअर्जन का मतलब आ जाता है कि इंक्लूडिंग थ्रेट टू यूज़ फोर्स अगेंस्ट दैट पार्टी, ठीक है ना, कि धमकी दे के मतलब फोर्स करके। तो इन्होंने बताया कि स्टेट क्या है, इन्होंने भी ये बताया स्टेट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द क्लास। तो कि स्टेट का क्या मतलब आ गया कि ये एक वो वर्ग है, क्लास है, जो इंस्ट्रूमेंट क्या कर एक्सप्लॉइटेशन का काम करती है। तो वही स्टेट का बता दिया है इन्होंने। तो उसके बारे में इनको क्रिटिसाइज़ किया, स्पेशली अथॉरिटेरियन रजीम। और रजीम का क्या मतलब आ जाता है, अथॉरिटेरियन का क्या मतलब, अथॉरिटेरियन का मतलब आ जाता है कि एक धर्म से तानाशाही, ठीक है। और रजीम का मतलब क्या है, रजीम एक मतलब मेथड या मतलब सिस्टम, एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें क्या करती है, स्पेशली वन दैट हैज़ नॉट बीन इलेक्टेड इन अ फेयर वे, ठीक है, कोई ईमानदारी से इलेक्ट नहीं हुआ है वो रजीम। अथॉरिटेरियन रजीम लाइक इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो सब मार्क्सिस्ट फील हिज एम्फेसिस ऑन द आइडियोलॉजी, ये एक आ जाता है कि उन्होंने बताया था। दूसरा, मार्क्सिस्ट फील दैट इट एम्फेसाइज ऑन आइडियोलॉजी डिल्यूट्स द सेंट्रलिटी ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। वही उसके बारे में क्रिटिसाइज कर दिया, क्लास स्ट्रगल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में। और लिमिटेड गाइडेंस फ्रॉम एक्चुअल रेवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी। और रेवोल्यूशनरी उन्होंने बोला था कि चेंज कैसे आएगा, वॉर ऑफ मैनओवर है, वॉर ऑफ पोजीशन है, ये इंडायरेक्ट स्ट्रगल, वॉर ऑफ मैनओवर उसने बताया था कि इंडायरेक्ट जैसे सडन ओवरथ्रो ऑफ द स्टेट, रशियन रेवोल्यूशन। और इसने एग्जांपल भी दी थी वहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन की, ठीक है। रेवोल्यूशन हुआ था जो 1970 में। तो ये वही है कि ये उसको एक्सप्लेन कैसे किया था इन्होंने कि ऑफर लिमिटेड गाइडेंस। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिक ऑफ ग्रामसी। तो हम कंक्लूजन में हम वही डालेंगे जो ऑलरेडी हमने सारा पढ़ा हुआ है, कल्चर हेजेमनी, सिविल सोसाइटी, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। और ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, की वर्ड्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस में हमेशा ही देखा जाते हैं। और यूपीएससी की जब एक पेपर चेक होता है तो वो एग्जामिनर यही चेक करता है कि तुमने कितने ज़्यादा अपने ये जो कीवर्ड्स हैं उनको लेके चले हो साथ में, ठीक है। ऐसे आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल हो गया, आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में इनका क्रिटिक भी है, ऑलरेडी पढ़ा है। फिर आता है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है। ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इनका क्या रेलेवेंस है, मीडिया, एजुकेशन एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन शेप द ओपिनियन, ठीक है, ओके। तो ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कंक्लूजन में सारा रेलेवेंस ऑफ ग्रामसी, पैसिव रिवोल्ट, ये सारा जो हमने पढ़ा है इसको आप कंक्लूड कर सकते हो। तो थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे एना हैरेंट को, वो भी एक पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े थिंकर रह चुकी है।
और उनको हम हैना अरेंट को पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कंप्लीट करके इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जंप कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद।